नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं दोस्तों, HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत आसान है, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन दबाइए और जैसे आप ज्वाइन बटन दबाते हैं हमारी सदस्यता को ग्रहण करने के लिए आपके सामने 3 विकल्प आ जाते हैं दोस्तों। इनमें से एक को चुनिए और इसी तरह से हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। और आज जो मुद्दा उठाने वाला हूं मैं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, आप और हम घरों में धार्मिक आयोजन करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रामनवमी के मौके पर हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। जब नवरात्रि के व्रत टूटते हैं उसके बाद हम छोटी छोटी बच्चियों को बुलाकर उन्हें भोज देते हैं। दिवाली के दिन अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घर में किसी अज्ञात अपराधी को बुलाएंगे? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसके बारे में आपको यह पता होगा कि इसका एक आपराधिक इतिहास है? मैं आपसे क्यों बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री की जो पड़ताल सामने उभर कर आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। देखिए, जो राम मंदिर ट्रस्ट बना था उसका मकसद क्या था? राम मंदिर ट्रस्ट का मकसद यह था कि 1990 से लगातार राम मंदिर के निर्माण में जो पैसा आ रहा था, करोड़ों में जो पैसा आ रहा था, वो पैसा जो है वो राम मंदिर के निर्माण में, उसके आसपास जो सारे भवन हैं उनके निर्माण में लगाया जाए। यह ना चंपत राय का पैसा था, ना ऋषिकेश उपाध्याय का पैसा था, यह किसी का पैसा नहीं था। मगर यह बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मुद्दा राम का है, इसलिए हम पैसा जो आम इंसान ने दिया है उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं और किससे संपत्ति खरीद रहे हैं। आपको इन 2 नामों पर गौर करना पड़ेगा, हरीश पाठक और कुसुम पाठक। ये 2 नाम लगातार चर्चा में हैं और क्यों चर्चा में आपको बताता हूं। वैसे आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, फिर भी बताता हूं। हरीश पाठक और कुसुम पाठक वो हैं जिन्होंने 18 मार्च 2021 को जमीन का एक टुकड़ा 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के प्रॉपर्टी डीलर्स को बेचा और फिर यही जमीन का टुकड़ा राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली। 2 करोड़ 18.5 करोड़, फर्क देख रहे हैं। और यही नहीं, एक और जानकारी सामने उभर कर आई कि उससे 10 मिनट पहले यानी कि करीब 6:50 पर कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सीधे राम ट्रस्ट को, सीधे, बगैर किसी बिचौलिए, बगैर किसी दलाल, बगैर किसी प्रॉपर्टी डीलर की मदद से सीधे उन्होंने राम ट्रस्ट को जो है वो 8 करोड़ में एक जमीन बेची जो उसके बिल्कुल सटी हुई थी। अब आप पूछना चाहेंगे इसमें गड़बड़ क्या है? क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे कि हरीश पाठक और कुसुम पाठक कौन है? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि क्या आप अपने धार्मिक आयोजन में किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो, जो भगोड़ा रहा हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज लॉन्ड्री ने क्या पड़ताल की है आपके स्क्रीन पर। हरीश पाठक के ऊपर साल 2016 से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इनके घर की कुर्की कर चुकी है। फिलहाल वो इन मामलों में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक फरार हैं। 3 मामले हैं। पहला, धोखाधड़ी के मामले। दूसरा, पुलिस उनके संपत्ति की कुर्की कर चुकी है। और तीसरा, पुलिस के मुताबिक, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक वो फरार हैं। कौन हरीश और कुसुम पाठक? ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को अपने 2 जमीन के टुकड़े बेचे। ये सवाल नहीं उठने चाहिए। आगे क्या कहता है न्यूज लॉन्ड्री? मजे की बात यह है कि यही भगोड़ा और धोखाधड़ी का आरोपी हरीश पाठक आकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन बेचता है और आराम से फिर लापता हो जाता है। यही नहीं, जमीन की लिखा पढ़ी के लिए बतौर गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के एक सदस्य अयोध्या फैजाबाद जिले के डीएम भी हैं। संभव है कि कोर्ट में लिखा पढ़ी के दौरान वो भी मौजूद रहे होंगे। ऋषिकेश उपाध्याय न सिर्फ अयोध्या के मेयर हैं बल्कि बीजेपी के नेता भी हैं। और मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश उपाध्याय उन तीनों डील्स में मौजूद रहे थे। यानी कि जब हरीश और कुसुम पाठक ने 6:50 पर 8 करोड़ में सीधे राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेची और 7 बजे जब कुसुम पाठक
और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में जमीन बेची, और उसके बाद जब इन 2 प्रॉपर्टी एजेंट्स ने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेची। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रवि मोहन तिवारी और यह शख्स ऋषिकेश उपाध्याय, इन दोनों के आपसी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। ये तमाम चीजें आपको अटपटी नहीं लगती? और अब यह मुद्दा जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उठा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा 3 दस्तावेज पेश किए। सबसे पहले ये तीनों दस्तावेजों पर निगाह डाली। देख रहे हैं आप ये 3 दस्तावेज? अब इन दस्तावेजों में क्या जानकारी है, बकौल संजय सिंह, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चंदा चोरी का माल कहां गया? देखिए, 7 जून को मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जो कि एक बीजेपी के नेता हैं, उनके भतीजे दीप नारायण ने 1 करोड़ 90 लाख में एक जमीन खरीदी। इसमें गवाह हैं ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में जमीन बेचने वाला मेयर का रिश्तेदार रवि मोहन तिवारी। समझ में आया माल कहां गया? दीप नारायण के आय का स्रोत क्या है? कौन है दीप नारायण? यह है ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे। 18 मार्च को डील होती है 18.5 करोड़ की। ये जो 2 प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं वो किसे जमीन बेचते हैं? राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में। और उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 7 जून को दीप नारायण, जो कि मेजर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे हैं, वो 1 करोड़ 90 लाख में जमीन जो है वो खरीदते हैं। यहां पर संजय सिंह क्या मुद्दा उठा रहे हैं, और संजय सिंह नहीं, मेरे ख्याल से हर किसी को मुद्दा उठाना चाहिए कि दीप नारायण के आय का स्रोत क्या है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो 1 करोड़ 90 लाख की जो जमीन खरीदी गई है, इसमें रवि मोहन तिवारी, वही प्रॉपर्टी एजेंट जिसने 2 करोड़ की जमीन खरीद के उसे राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेची थी, वो यहां पर गवाह है। ये तमाम बातें वाकई हैरत में डालती हैं दोस्तों। और दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी इसे यह बता रही है कि इसके जरिए राम मंदिर के निर्माण को रोकने की साजिश रची जा रही है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के जो विरोधी हैं, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों के खून से होली खेली, और जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कि वहां मंदिर का निर्माण न होने पावे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी जिनकी छाती मतलब तो एकदम फट रही थी, वह सारे मिलकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, और कोई भी दुष्प्रचार सफल नहीं होने पाएगा। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार में कोई दम नहीं है, या केवल जो राम मंदिर निर्माण होते हुए देखना नहीं चाहते, या जो राम भक्तों की भावना उसको आहत करने का काम करना चाहते, वही विरोध कर रहे हैं। केशव जी, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आपकी बहुत मैं इज्जत करता हूं, और आजकल तो आपकी योगी जी के साथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ रस्साकशी भी चल रही है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष पर तो हमला बोल रहे हैं, और आपके जो कई चाटुकार हैं, आपका जो प्रचार तंत्र है, जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्हें आसुरी शक्तियां बता रहे हैं, असुर बता रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे कुछ लोगों के दर्शन कराना चाहता हूं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास का आरोप क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चंदे से खरीदी जा रही है विवादित जमीन। निर्वाणी अणी अखाड़े के महंत और राम मंदिर मामले में हिंदू पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रखवाली करने वालों ने ही तिजोरी साफ कर दी, गरीबों के पैसे से जमीन खरीदी जा रही है और वो भी विवादित। ये कौन कह रहा है? ये हैं निर्वाणी अनी अखाड़े के महंत धर्मदास, और यही बयान नहीं है, देखिए, भ्रष्ट है ट्रस्ट महंत धर्मदास। एक और बयान देखिए इनका, आगे देखिए। अब आपके स्क्रीन पर यह है रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। क्या कह रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास? जिस प्रकार का आरोप लग रहा है इसका उत्तर ट्रस्ट को देना चाहिए। केवल 5 मिनट में 2 करोड़ की संपत्ति 18.5 करोड़ की खरीदी जाती है। इतनी महंगी जमीन विश्व में कहीं नहीं होगी, इसकी जांच हो। राम मंदिर की जमीन की खरीद में घोटाले के आरोप पर ये थे सत्येंद्र दास। आपके सामने अब हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। खुद शंकराचार्य क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर?
स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर के लिए कितना कितना चंदा एकत्र किया गया, मंदिर के लिए कितनी जमीन लगेगी, जमीन खरीदी की कितनी दर होगी, इन सभी चीजों को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा ही जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि प्राचीन धार्मिक क्षेत्र में जो मिलावट की जा रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। और आपकी स्क्रीन पर यह है नृपेंद्र मिश्रा, जो कि चेयरमैन हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। जब उनसे राम मंदिर विवाद, ये जो ट्रस्ट विवाद पर संपर्क किया एनडीटीवी ने, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ राम मंदिर के निर्माण तक सीमित है, आप चंपत राय से बात कीजिए। मैं समझना चाहता हूं जिस शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लगाया है वो इस मामले से क्यों बच रहा है? क्या इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, जैसे ही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कोई बयान देते हैं तो बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है उन्हें कांग्रेसी बताने लगता है, मगर जो बाकी दो लोग जिनकी मैंने आपको बात सुनाई, क्या वो भी कांग्रेसी हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं चंपत राय पर। वो कह रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा जा रहा है बनारस में, और वो बाकायदा बनारस पहुंचे थे इस मुद्दे को लेकर। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या आप इन तमाम संतों को जिन्होंने आध्यात्म की दुनिया में नाम कमाया है, क्या आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो आज की तारीख में यह मुद्दा उठा रहे हैं? बताइए ना। दुख की बात यह है दोस्तों कि देखिए, इन सब का ताल्लुक है धर्म के साथ, इन सब का ताल्लुक है भगवान राम के साथ। कुछ लोगों ने भगवान राम और उनकी सियासत, उन पर सियासत की है जोरों से, लिहाजा उन्हें लगता है कि भगवान राम पर बात करने का अधिकार उन्हीं को है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी दिक्कत है, देखिए मैं अब भी स्पष्ट कर रहा हूं, इन तमाम मुद्दों की जांच होनी चाहिए और उसी के बाद मैं किसी पर जो है आरोप लगाऊंगा या किसी को गुनहगार ठहराऊंगा, मगर जांच तो हो। आखिर कैसे हो सकता है कि मेयर तीनों जमीन के डील्स में ऋषिकेश उपाध्याय वो जो हैं गवाह बन जाए? वो गवाह बन गए और उसके बाद उनका भतीजा मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बाद 1,90,00,000 की जमीन खरीद लेता है। और उसमें गवाह कौन होता है? रवि मोहन तिवारी। कौन रवि मोहन तिवारी? वो प्रॉपर्टी डीलर जिसने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। ये तमाम मुद्दे तथ्यों पर आधारित है, ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है। एक देश की जनता होने के नाते हमें इन मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए और हम इससे पीछे नहीं मुड़ सकते। बहरहाल, आज का जो दूसरा मुद्दा है दोस्तों, आपको पता होगा कि रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव, इन्होंने किस तरह से हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया था। अब उन पर छत्तीसगढ़ में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। वो एफआईआर क्या कहती है मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से रामदेव ने इस बयान में झूठ बोला था, गलत बयानी की थी और हमारे डॉक्टर्स और वैक्सीन्स का मजाक उड़ाया था। सुनिए। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। यहां कहीं वो 1000 डॉक्टर्स मारे गए कह रहे थे, कहीं वो कह रहे थे 10,000 डॉक्टर्स मारे गए, जबकि आईएमए का अपना डेटा क्या कहता है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें 646 डॉक्टर्स मारे गए और पहली लहर में 753 डॉक्टर्स मारे गए। पता कहां 10,000, कहां 1,000, और यह झूठ बोलना कि जिन डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई उनकी मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूं उन पर किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है आपके स्क्रीन पर। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 188, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। 269, negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life.
504 intentional insult with intent to provoke breach of the peace and under the Disaster Management Act. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश को संबोधन में कहा था कि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर गलत धारणा फैला रहे हैं, हालांकि वो हमला कांग्रेस पर कर रहे थे। और कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा था कि जो भारतीय वैक्सीन है, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जब तक उसका तीसरा चरण पूरा ना हो जाए और उसको लेकर डेटा सामने ना उभर कर आ जाए, उसको लेकर शोध और रिसर्च सामने ना आ जाए, तब तक वो वैक्सीन लोगों को ना लगाई जाए। आज तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत सरकार ने कोवैक्सीन के 3rd फेज को लेकर डेटा जो है सबमिट नहीं किया है, उनको जारी नहीं किया है। यही कहा था कांग्रेस ने। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो आंख मूंद ली है जहां तक रामदेव की बात हो। रामदेव खुलेआम कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इनके लाखों भक्त हैं। आप सोचिए ये लाखों भक्त इससे इंस्पायर होकर क्या करेंगे दोस्तों? आखिर हमारी जान के साथ कैसे खेला जा सकता है? ये 2 खबरें देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिल्ली हाईकोर्ट का यह बयान। दिल्ली हाईकोर्ट का बयान जो है दिल्ली पर टिप्पणी कर रहा है। विल हेसन 3rd वेव, हाईकोर्ट फ्लैग्स वायलेशंस एज दिल्ली एंड अनलॉक्स। हुआ क्या कि दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग जो हैं पहुंच गए बाजार। ये देखिए, इस रिपोर्ट में तस्वीर भी है। भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, मुंह से मास्क निकला हुआ है। अभी मेरे जानकार हैं, वो कानपुर से आए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर के बाजारों में इतनी ज्यादा भीड़ है, किसी को परवाह ही नहीं है, लोगों ने मास्क ही नहीं लगाए हुए हैं। और यही नहीं, इस रिपोर्ट को देखिए, मुंबई से ये रिपोर्ट, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तीसरी लहर जो अगले 2-3 हफ्तों में आने वाली है, हो सकता है ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की तरफ से कोई कड़ाई नहीं की जा रही, सरकार अपनी तरफ से कोई संदेश नहीं दे रहा, और क्यों देगा? क्योंकि चुनावों के अंदर ये लोग तो लाखों की रैलियां कर रहे थे। हां, प्रधानमंत्री या अमित शाह या किसी भी बड़े नेता ने अपनी रैली में किसी को नहीं कहा कि आप मास्क पहने। तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है इस चीज को लेकर। लोग पहुंच रहे हैं, लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। ऐसे में अगर रामदेव ये कहे कि वैक्सीन मत लगवाओ, वो हमारे डॉक्टर्स का मजाक उड़ाए, तो आप बताइए ना, सही है या गलत है? बताइए, सही है या गलत है? इन पर जो एफआईआर हुई उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। खैर, मगर सुनिए, सरकार में हम इसी तरह से मुद्दे उठाते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक आपके साथ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।